कक्षा 12 भाग 2 के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, जो इस अध्याय का नाम है, इसमें पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, योजना आयोग से लेकर के और राजनीतिक टकराव तक, नीति आयोग तक, और इसके बाद फिर विकास की नीति पर जो विवाद थे उस पर चर्चा हुई थी। और ये हमने बताया था कि कृषि बनाम उद्योग पर विवाद था, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र पर विवाद था। इस पर चर्चा हो गई थी और नियोजित विकास के परिणाम और उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें भूमि सुधार और खाद्य संकट महत्वपूर्ण था। और इसी खाद्य संकट को हल करने के लिए एक सबके पास मतलब भोजन हो, बिना भोजन के कोई ना रहे, फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति पर भी पिछले दिनों ही मतलब चर्चा हो गई थी। कल आपके साथ हरित क्रांति के परिणाम यानी इसके लाभ क्या थे और इसमें क्या कमियां रह गई थी, इस पर चर्चा हुई थी। और श्वेत क्रांति क्या है, इस पर चर्चा हुई थी। श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ, किस प्रदेश से भारत में शुरू हुआ, इसके जनक कौन हैं, ठीक है। और श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इस सब पर चर्चा हो गई। आज जो आपके अध्ययन का केंद्र बिंदु है, हमारे अध्ययन अध्यापन का केंद्र बिंदु है, वो है अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। जी सर, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। तो अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में ही मतलब स्वतंत्रता के तुरंत बाद सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाए जाना संभवतः ठीक ही था। और आप देखेंगे कि 1950 में देश के आर्थिक विकास के लिए हमने चर्चा किया था कि जब 1930 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी और अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश तबाही थी, प्रभावित थे, लेकिन रूस एक ऐसा देश था जिस पर मंदी का, दुनिया की आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं था। इसका कारण था कि उसके यहाँ जो माने विकास की योजना थी वो पंचवर्षीय योजना थी, नियोजित आर्थिक विकास था, मतलब योजनाबद्ध था। और 5 वर्ष की योजना लक्ष्य करके लगातार विकास कर रहे थे, प्रभावित नहीं था, क्योंकि फिर 15-16 साल के बाद हमारा देश आज़ाद ही हो गया। और तमाम हमारे देश के जो आज़ादी से लेकर के कानून बनाने तक वाले लोग थे, सब देश के साथ साथ दुनिया की पूरी जानकारी रखने वाले लोग थे, दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग थे। तो इस नाते उस चीज़ को ध्यान में रखे थे कि हम तो बड़ी बुरी स्थिति में जब आज़ाद हो रहे हैं, हमारी तो आर्थिक स्थिति कुछ है ही नहीं है, तो कैसे आर्थिक विकास करें कि ताकि हम अपना भी विकास करें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें। इस नाते उनके दिमाग में 1930 की घटना थी रूस की, कि सारी दुनिया जब उससे प्रभावित थी, रूस नहीं प्रभावित था। उसका एक कारण था कि नियोजित विकास। ठीक, इसी नाते संविधान में भी ये बात रखी गई और 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और 51 में इसको लागू किया गया, वही एकदम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो 1955 के अवारी अधिवेशन, कांग्रेस का अवारी एक स्थान है, वहाँ अधिवेशन हुआ था और वहाँ उन्होंने विकास से संबंधित अपना जो लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य का तरीका था समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना। मतलब जितना भी संसाधन देश का है, बराबर बराबर देश के सभी नागरिकों तक पहुँचे, ये प्रयास रहेगा। और हमने आपसे चर्चा किया था कि इसके पहले भी बताया था कि तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये महानता थी कि मतलब पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि एकाधिकरण बहुमत होते हुए भी जो हमारे देश के विपक्ष के नेता थे, देश के विकास के लिए वो अपने साथ सरकार में अपना सहयोग लेते थे, खुद पहल करते थे।
और आप जानते हो कि जिसमें समाजवादी है तो हमारे समाजवादी सोच के तमाम लोग थे। जी सर। उस समय के जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, भले विपक्ष में थे, Yes. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि आइए देश के विकास में अपना जो योगदान है आप दीजिए, हम उसको साथ मानने को तैयार हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार समाजवादी नीतियों की ओर आगे बढ़ी यस सर। और भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग और जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ। हुआ। जमींदारी उन्मूलन, यस सर। आप जानते हो कि सरकार और किसानों के बीच में एक बिचौलिया वर्ग था जी सर। जिसे हम जमींदार कहते थे। ये एक जोंक की तरह थे, जी सर। उधर सरकार से आया धन हड़प लेते थे और किसानों से उनका खून चूसते जी रहते सर। थे, जुल्म ज्यादती करते रहते थे। यस सर। तो देश के विकास के लिए जरूरी था कि चूंकि कृषि प्रधान हमारा देश है तो जो खेत को जोते बोवे वही खेत का मालिक हो। यस सर। जो खेत को जोते बोवे वही खेत का मालिक हो, तभी हम विकास कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो जैसे अगर कोई पैसा दूसरा पावे पढ़ाने का और पढ़ाने के लिए तीसरा आवे जिसको एकदम मामूली पैसा दिया जाता हो, वेतन दिया जाता हो, तो उतना बढ़िया थोड़ा वो पढ़ाएगा। नहीं पढ़ा सर, नहीं कर लेना। तो सरकार ने इसी नाते बिचौलिए यानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया, निर्णय लिया। यस सर। और भूमि के सुधार के लिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो खेत थे वो छोटे छोटे और बिखरे हुए थे। यस सर। तो इस नाते चकबंदी सिस्टम ला करके चकों को बड़े में बदलना Yes, शुरू sir. किया, जहाँ बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। तो इससे हुआ क्या कि और जहाँ लोग इधर उधर से कब्जा किए हुए थे जी सर। इकट्ठा करके उसको भी विभाजित किया। तो हुआ क्या कि नियोजित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपनाया गया। यस सर। नियोजित अर्थव्यवस्था वही योजनाबद्ध तरीके से विकास। ठीक है। और 1969 में सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हमारे यहाँ कई हजारों वर्षों से सेठ साहूकार महाजन होते थे यस सर। जो मनमानी हमारे मजबूरी का फायदा उठा करके मनमानी ब्याज वसूलते थे। यस सर। तो सरकार ने कहा नहीं, किसानों को कर्जा मुक्त करना है तो पहले बैंक खोले जाए और उन बैंकों के माध्यम से उनको कर्जा दिया जाए और एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए कि इतने समय में इतना ही ब्याज होगा। यस सर। और जब उनकी फसल होगी तब तक वो उसको जमा करते थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था Yes, sir. जो उसका मूलभूत आधार है, जब तक वो विकसित नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी। Yes, sir. और हमारे यहाँ तो मूलभूत आधार तो कृषि ही था। इस नाते कृषि के विकास के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी ने अपने शासन के प्रारंभिक दौर में व्यापक वाणिज्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जैसे कभी कीमत बढ़ जाती थी, आपको पढ़ाया था हमने जी सर। कि 60 और 65 के बीच में तमाम युद्ध हुए। एक युद्ध हुई हमारे पड़ोसी देश से और इसी बीच अकाल पड़ गया तो खाद्यान्न के दाम ऊंचाई आसमान को छूने लगे थे। तो पहला इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, पहली चीज़ ये हो कि कीमतों में नियंत्रण हो। जी सर। दूसरा, वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करना। जी सर। ऐसा नहीं कि कोई खा के मरे और कोई खाने बिना मर जाए। यस सर। तो जो काला बाजारी होती थी उस पर भी रोक लगाने का इंदिरा गांधी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी प्रयास किया। यस सर। और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कायम रखना। जी सर। जब फसल उत्पादित होती थी यस सर। तो उसको सरकार अपने नियंत्रण में रख करके खरीदती थी ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल जाए Yes, sir. और वो सरकार के नियंत्रण में रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़े तो फिर किसानों को उसको दे दिया जाए उचित मूल्य पर। जी सर। तो ये आप देख रहे हैं कि सरकार की भूमिका कितनी अच्छी है। यस सर। इसके बाद सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता। यस सर। सरकार ने तो भरपूर प्रयास किया, जी सर। लेकिन खास करके हर विकासशील देशों की स्थिति होती है यस सर। कि धन का उचित जगह पर
पहुंचने ना देना उनका लक्ष्य होता है कुछ भ्रष्ट लोगों का। यस सर। और वो हमारे देश में भी उस समय हुआ। और जैसा कि हमने बताया था कि स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाना संभवतः ठीक ही था और आधारभूत उद्योग और आरंभिक जो संरचना का विकास था सरकारी नियंत्रण में ही हो सकता था, पर धीरे धीरे सरकारी उपकरणों की स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि वही लोग जागरूक थे जो पहले से धनवान थे। तो सरकारी नौकरियों में वही लोग गए। अब सरकारी नौकरी में जब वही लोग गए तो उनकी तो आदत थी ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन में दे मुरारी। तो फिर उसी मानसिकता के तहत शोषण शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि सरकारी अधिकारियों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। भ्रष्टाचार और प्रबंधकीय अकुशलता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र घाटे का सौदा बन गया। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सबके लिए था, यानी सरकारी कार्यक्रम। और लाल फीताशाही का बोलबाला था। लाल फीताशाही जानते हैं, अधिकारियों का। और विदेशी कंपनियों की तुलना में हमारे उद्योग पिछड़ते चले गए। तो आप देखेंगे कि औद्योगिक नीति में उदारीकरण का आरंभ हुआ। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग घाटे में चल रहे थे, अभी जो चर्चा हो रही है। और सामाजिक न्याय का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका था। तो इसलिए 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की आवश्यकता को अनुभव किया गया और भारतीय उद्योगों को निजी हाथों में सौंपे जाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। आरंभ में यह प्रक्रिया कुछ धीमी रही, पर 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद आर्थिक सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। तो राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप में औद्योगिक विकास में मंदी का दौर आया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को हम पूरी तरह से नकार दें। सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग खड़े किए गए, जैसे लोहा, इस्पात, भारी विद्युत माने बिजली के उद्योग, रासायनिक खाद और सीमेंट उद्योग आदि। तो इन उद्योगों के कारण बहुत सी वस्तुओं का आयात घट गया, लेकिन कुल मिलाकर के औद्योगिक उत्पादन में आशाजनक वृद्धि नहीं हुई और सरकारी कारखाने अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन गए। इन पर जितनी पूंजी लगी हुई थी उसे देखते हुए उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा। कारण उसका था कि भ्रष्टाचार। हमारे ज़िले में एक मुंडेरवा चीनी मिल थी। हाँ, पुरानी चीनी मिल थी। एक था समय कि हमारे ज़िले में 14 चीनी मिले थे। लेकिन मुंडेरवा चीनी मिल की ये हालत थी कि बगल में छोटी सी एक नदी, कष्टनैया नदी कहते हैं, कागज में कष्टहरणी नदी कहा जाता है। तो जहाँ भी उद्योग लगाए जाते हैं, छोटे मोटी जो नदियाँ होती उसके किनारे लगाया जाता है। तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी जो गन्ना पेड़ के रस होता था कि उसको फिर आगे बढ़ेगा चीनी बनने के लिए, तो उसका जो पाइप होता था वो खोल देते थे, नाली की तरफ बह जाता था। हुआ परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे चीनी मिल बंद हो गया। कितना दिन घाटे में चलेगा? सरकारी चीनी मिल कितना चलेगा? कोई भी फैक्ट्री कितना चलेगी? और उसका असर हुआ जब बंद हो गया तो जो मुंडेरवा बाज़ार बहुत उन्नत उस समय हमारे कस्बे माने जाते थे जिलों में, तो फैक्ट्री के नाते था। फैक्ट्री बंद तो लोग बेरोजगार हो गए, तो मार काट, गुंडई, लूट शुरू हो गई। तो ऐसे तमाम सरकारी फैक्ट्रियों में वही लोग अपने पहुंच के नाते नौकरी में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया और तमाम फैक्ट्रियां घाटे में हुई और अंत में बंद तो आप देखेंगे कि जब अकुशल लोग जाएंगे, अकुशल
मैनेजमेंट रहेगा, प्रबंधकीय व्यवस्था रहेगी, तो वहाँ भ्रष्टाचार होगा। यस सर। अगर हम वहाँ ना जा करके, देखिए मैं तो उदाहरण अपने आसपास का देता हूँ जो सीधे समझ में आए। विद्यालय है, यस सर। विद्यालय में विद्यालय के मुखिया होते हैं प्रधानाध्यापक, यानी प्रधानाचार्य। यस सर। अगर प्रधानाचार्य नियमित बैठते हैं विद्यालय में, यस सर। नियमित क्लासों को चेक करते हैं कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, ना सही काम करने वाले को दंडित करते हैं और सही काम करने वाले को पुरस्कृत करेंगे, तो निश्चित है विद्यालय में शिक्षा का माहौल बहुत उच्च कोटि का होगा। यस सर। बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्कूल में प्रधानाचार्य ऐसा नहीं कर पाएंगे, अच्छा मगध रहेंगे, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और स्कूल में पढ़ाई के बजाय सारा कार्यक्रम होगा। यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे अगर आप कुशल और अक्षम प्रबंधकीय लोग, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे कल कारखाने हो, उद्योग हो, ठीक है, यस सर। सरकारी पद हो, अगर जाएंगे, नैतिकता नहीं रहेगी, आचरण सही नहीं रहेगा, तो काम तो सही होगा नहीं। नहीं हो पाएगा। तो जो विकास हम चाहते हो, विकास नहीं हो पाएगा। इस नाते ज़रूरी है कि हम क्यों पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है? नागरिक शास्त्र का उद्देश्य ही है कि देश में आदर्श नागरिक पैदा करना, उत्पन्न करना। अगर हम आदर्श नागरिक रहेंगे तो हम अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, अपने देश के कानून को मानेंगे, अपना हमारा जो नैतिकता है, नैतिकता को अपने सामने रख करके काम करेंगे, और नैतिकवान व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता। इसी नाते जो आप देखेंगे विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में भ्रष्टाचार ज़्यादा है और विकसित देशों में भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है, और इस नाते वो आगे जा रहे हैं। तो ये पाठ आज यहीं पर समाप्त हो गया। अब इसमें अगर कुछ प्रश्न रहेंगे कल तो देखा जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगला अध्याय शुरू किया जाएगा, ठीक है? यस।